हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों हम इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन में हम दो चीज़ पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन। सबसे पहले ये समझना है इंटीग्रेशन हम क्यों करते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है हमें। यहाँ पर ही समझना, जैसे सपोज कर लो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दे रखा है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, इस तरीके से ये ग्राफ दे रखा है। आपको बोला गया है कि इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आ रहा है उसको आपको फाइंड करना है। मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये x हो गया और ये जो हाइट हो गई वो y हो गई, यहाँ से मिला दे रहा हूँ, ये y हो गया। आपको इस पार्ट का एरिया निकालने के लिए बोला है, तो आप इसमें सिंपल फॉर्मूला, ट्राइंगल का एरिया निकालना है। राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। ये तो आसान सी चीज़ हो गई। लेकिन क्या होता है, जैसे यहाँ पर कंडीशन क्या दे रखी हो, ऐसी एक्स वाई, इतना क्लियर हो रहा है। देखो ये हमने ग्राफ बनाया, अब इसमें इस तरीके का ग्राफ है। अब इस टाइप का ग्राफ है, इसका एरिया निकालना है। अब कैसे निकलेगा, क्यों, अब सपोज कर लो हमने इसमें क्या किया, इस तरीके से रेक्टेंगल बना लिया। ये रेक्टेंगल बना लिया, ये हमारा हो गया x इतना, और ये हो गया हमारा यहाँ पर y, यानी कि ये y हो गया। रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला पता है आपको, लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू वाई करके निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है, इतना पार्ट रह जाएगा। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगाएं, ऐसे पार्ट के लिए तो हमारे पास फॉर्मूला भी नहीं कि हम इसका एरिया निकाल लें। तो क्या किया, यहाँ पर एक दूसरे तरीके की कंडीशन हमने अप्लाई की। किस तरीके की, उसे समझना है। इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे, क्या करेंगे। अब देखें हमने क्या किया, x और y इस तरीके, हमने यहाँ पर क्या किया, ऐसे करके एक ये रेक्टेंगल बनाया इस तरीके का। ऐसे बहुत सारे रेक्टेंगल बना लिए। इस तरीके से जब हमने ये रेक्टेंगल बनाए तो इस तरीके से ये, अब आप ये देखें कि इस ग्राफ के कंपैरिजन में इस ग्राफ में ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है, क्योंकि इसमें सिर्फ इतना बच रहा है पार्ट। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो हाइट है एक y1 ले लिया, दूसरी हाइट दूसरे का y2, एक का y3, एक का y4, इस तरीके से लेते जा रहे हैं y1 y2। और ये जो छोटे छोटे डिस्टेंस हैं इसको हमने क्या ले लिया, इसको ले लिया dx, ये हो गया dx, ये जो छोटा सा डिस्टेंस हो गया ये हमारा हो गया dx। यहाँ से यहाँ तक का y1, यहाँ से यहाँ तक का y1, फिर उसके बाद ये हमने y2 ले लिया, इसको हमने y3 ले लिया, इस तरीके से y4 ले लिया, इस तरीके से कर लिया। तो हमने क्या किया, जब इस तरीके से इस नॉन यूनिफॉर्म कर्व जो था हमारा, उसको छोटे छोटे
पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, तो ये पार्ट हमारा काम, इन छोटे छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकालते जाएंगे और सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे। तो हमने ये देख रहे हैं कि इस कंडीशन में ये जो पार्ट है ये कम हो गया। अगर ये रेक्टेंगल और छोटे हो जाएं, और छोटे हो जाएं, तो ये पार्ट का एरिया जो है और कम हो जाएगा, यानी कि और उतना एरिया जो अनकैलकुलेटेड रह जाएगा उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो आपने देखा यहाँ पर क्या था, एरिया ज़्यादा आ रहा था, जो अनकैलकुलेटेड रह रहा था हम इतने पार्ट का एरिया निकाल ले रहे थे। जब हमने इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लिया तो सिर्फ इतना पार्ट रह जा रहा है, इसके कंपैरिजन में ये कम एरिया रह जाता है जो अनकैलकुलेटेड रह जाता है। अगर ये रेक्टेंगल हम और छोटे छोटे बना दें तो ये एरिया और कम रह जाएगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, हमने इन सबको यानी कि इस तरीके से लिखा, y1 dx इस पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया प्लस y2 dx दूसरे वाले रेक्टेंगल का एरिया प्लस y3 dx, और इस तरीके से करते गए अप टू yn dx, जितने भी रेक्टेंगल बन रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इन सब का सम, ये समेशन का साइन होता है सिग्मा yn dx, और यहां पर लिख दिया i इक्वल्स टू n की वैल्यू मैं लिख देता हूं यहां पे, n की वैल्यू 1 से लेकर n की वैल्यू n तक हो जाएगी, यानी n के प्लेस पर हम लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, इस तरीके से। तो यही क्वेश्चन बन जाएगी, यानी कि इसको हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमने देखना है यहाँ पर ये क्या हुआ, जैसे मैंने बताया कि जब हमने ये एक रेक्टेंगल लिया फिर भी इतना छोटा पार्ट रह जा रहा था। अगर हम इस रेक्टेंगल की विड्थ को dx को और कम कर दें, और कम कर दें, तो ये जो अनकैलकुलेटेड पार्ट रह जाएगा ये और कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने इस साइन को हटाकर यहाँ पर इस तरीके से ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया और y dx लिख दिया। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा y dx, और लिमिट लगा दी, लिमिट लगा दी। मान लो यहाँ से हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ तक, यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, ये x है। तो हमने लिमिट कितनी लगा दी, 0 से x, 0 से x लिमिट लगा दी, तो ये पूरे पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो ये जो रेक्टेंगल हमने बनाए, इनसे भी छोटे 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 रेक्टेंगल अगर हम बनाएं तो उनकी क्वांटिटी कितनी होगी, वो जितने ही बना रहे हैं। अगर मान लो हम 1 सेंटीमीटर के ले रहे हैं तो कोई 1 सेंटीमीटर से कम के ले सकता है, कोई उससे भी कम के ले सकता है। तो इनफाइनाइट अगर रेक्टेंगल बन रहे हैं तो उन सब का एरिया इस इंटीग्रेशन से निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये था हमारा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन में आप देख सकते हैं हमने क्या किया, y1 और dx का हम क्या कर रहे हैं, y1 और dx का कर रहे हैं प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, y2 dx का मल्टीप्लाई, y3 dx का मल्टीप्लाई, और ऐसे टर्म का क्या कर रहे हैं हम, इस तरीके इस टर्म को इस टर्म में ऐड कर रहे हैं। तो हम इंटीग्रेशन को क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन है मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। यानी कि इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, दो टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस तरीके से देख रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ऐसे टर्म का हम क्या कर रहे हैं, एडिशन। तो इंटीग्रेशन में हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन, मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस है। अगर डिफरेंशिएशन की बात करें तो उसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंस प्लस डिवीजन, यानी कि डिफरेंस करते हैं और डिवीजन करते हैं, क्योंकि उसको आप ऐसे समझ सकते हो। अभी जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये तो इंटीग्रेशन का हो गया। जब हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं हम लिखते हैं v इक्वल्स टू dx ओवर dt, ऐसे लिखा हमने। dx को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1, और dt को क्या लिख सकते हैं, t2 माइनस t1। अब इसको समझना, ये x2 माइनस x1 बहुत स्मॉल है, ये डिफरेंस बहुत कम है, तो उसको हम dx से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और t2 माइनस t1 टाइम में डिफरेंस बहुत कम है तो उसे dt से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो आपको समझना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1 डिफरेंस कर रहे हैं। ये डिस्प्लेसमेंट में या डिस्टेंस में बोल सकते हैं डिफरेंस, यहाँ टाइम में डिफरेंस, और इसका क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, यानी कि इसको इससे डिवाइड कर रहे हैं।
तो dx ओवर dt इक्वल टू v, तो हम क्या बोलते हैं, हम x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएशन में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं और इस x2 माइनस x1 को t2 माइनस t1 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि डिफरेंस और डिवीजन कर रहे हैं। किस में करते हैं, ये हम करते हैं डिफरेंशिएशन में। और इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं, दो y1 dx का प्रोडक्ट, y2 dx का प्रोडक्ट कर रहे हैं और ऐसे टर्म्स का हम एडिशन कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का क्या है, इनवर्स प्रोसेस है। डिफरेंशिएशन में हम क्या करते हैं, डिफरेंस और डिवीजन, और इंटीग्रेशन में क्या कर रहे हैं हम, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी कि ऐसे टर्म, छोटे छोटे टर्म बना रहे हैं, y1 को dx का मल्टीप्लाई करके, y2 को dx का मल्टीप्लाई करके, और फिर उनका हम एडिशन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीज होगी। अब हमें सीधा देखना है फॉर्मूले देखना है और उस पर क्वेश्चन करना है। पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा, सबसे सिंपल फॉर्मूला बताएंगे जो ज़्यादातर यूज होता है, और उसके बाद में फिर फॉर्मूला मैं एक एक लिखवाऊंगा अलग अलग टाइप के, और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन कराऊंगा। समझ आई बात, ये। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो देखो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो पहला फॉर्मूला है उसको समझना है। पहला फॉर्मूला हमारा रहेगा, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन का साइन x टू दी पावर n dx। अगर ऐसे कोई एक्सप्रेशन दे रखा है तो आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, आप क्या करेंगे, इक्वल्स टू x की पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्यों लगाया जाता है वो भी बताएंगे, पहले आप थोड़ा इसको समझ ले इंटीग्रेशन को, उसके बाद सी की बात करेंगे। सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट नहीं लगी हुई है, इसको बोलते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट। अब यहां पर हमने लिख दिया वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। आपको ये समझना है n की वैल्यू -1 नहीं होना है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। -1 को छोड़कर n की वैल्यू कुछ भी हो, -2, -3, -4, -5, आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो। -1/2, -3/2 कुछ भी, लेकिन -1 होगी तब आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे ज्यादा यूज होगा। आप देखो मैं इस पे आपको क्वेश्चन बताता हूं। लिखा है इंटीग्रेशन का साइन है x स्क्वायर dx। आपको क्या करना है, x को एज इट इज लिखना है, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर देना है, जो भी पावर उसमें 1 ऐड कर देना और पूरी पावर को नीचे लिख देना है, प्लस c कर देना। हो गया इंटीग्रेशन। देख रहे हो कितना आसान है, यानी कि x टू दी पावर 3/3। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का साइन बनाया, x की पावर लिख दिया हमने 7। इसमें क्या करेंगे, x टू दी पावर 7 में 1 ऐड कर देंगे, 7 + 1, और पूरी पावर को नीचे लिख देंगे 7 + 1 और प्लस c, और ये हो जाएगा x की पावर 8/8 प्लस c। समझ आया, तो ये हो गया। नोट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3x टू दी पावर 5 dx। अब यहां पर क्या है कि एक कांस्टेंट भी इस वेरिएबल टर्म के साथ में, यानी कि x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 3 कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट इस x टू दी पावर 5 के साथ में है। अब कैसे करेंगे इंटीग्रेट, समझना। हमने क्या करना है, जो कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होगा। x टू दी पावर 5 dx इक्वल्स टू, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देते तो क्या आ जाएगा, x टू दी पावर 6/6। आप देख सकते हैं फॉर्मूला कि जो पावर उसमें 1 ऐड कर दो, पूरी पावर को नीचे लिख दो,
तो 5 + 1 6 हो जाएगा, 6 को नीचे लिख दिया, प्लस सी कर दिया, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, आपका आ गया x⁻6/2 + c। समझ आया? नोट करें। क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, यहां लिखा है 5x⁹ + 6x + 5 dx। अब इसमें क्या है, इसमें 3 टर्म है, एक 5x⁹, फिर एक 6x और फिर एक 5। तो हम इसे क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे, यानी कि 5x⁹ प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 6x प्लस साइन ऑफ इंटीग्रेशन 5, और हर टर्म के साथ यहां पर dx और dx भी करेंगे। समझ में आया? क्योंकि यहां देखो इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के बाहर इंटीग्रेशन का साइन और ब्रैकेट के बाहर dx है, तो जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो इंटीग्रेशन का साइन भी लगेगा और ये dx भी इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब क्या करना, 5 को बाहर ले लिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x⁹ dx, 6 को इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिख लिया x dx, 5 को इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिखा और फिर dx। 5 एज इट इज रहेगा, जो पावर होती है उसमें 1 ऐड कर देना है, x⁻10/10 हो जाएगा, 9 में 1 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, प्लस 6 x dx लिखा है तो क्या हो जाएगा, x के ऊपर कोई पावर नहीं लगी, इसका मतलब 1 लिखा है तो क्या हो जाएगा, ये x²/2, कोई पावर नहीं, इसका मतलब 1 में 1 ऐड करा 2, x²/2, 5 dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x + c कर देंगे, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा हमारा x⁻10/2 प्लस 3x² प्लस 5x + c, ये हो गया। इतना समझ में आया? नोट करें। ठीक, नोट कर लिया, गुड। अब इधर ये देखें कि ऐसा क्यों बोला गया कि जब n की पावर -1 होगी तब हमें यह फॉर्मूला यूज नहीं करना है, क्योंकि जब n की पावर 1 होगी, -1 होगी, तब हमारे लिए एक अलग फॉर्मूला है, यानी कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/x dx ऐसे लिखा हो, या हम ऐसे लिख दें x की पावर -1 dx। क्यों? x के ऊपर कोई पावर नहीं, मतलब 1 लिखा है, यानी कि 1 पावर है, x को नीचे से ऊपर ले गए, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर के प्लेस पे ले गए, पावर वही रही, साइन चेंज हो गया। तो इस तरीके का कोई भी एक्सप्रेशन है, चाहे ऐसे लिखा है ऐसे लिखा है, तो आप क्या करोगे, सीधा क्या करना है, log ex, ये log बेस ही x भी बोल देते हैं, प्लस ये हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, log और उसके बेस में e लिख दिया और ये x कर दिया, ये इसका फॉर्मूला है। इतना समझ में आया? मैं थोड़ा सा आपको एक log का थोड़ा सा एक जर्नल आइडिया दे देता हूं। देखो बच्चों, जो log होता है वो भी एक मैथमेटिकल टूल है, मतलब जो चीज आप बिना log के, अगर कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई या कोई क्वेश्चन आ गया जो हमसे सिंपली वैसे नहीं हो पा रहा है, तो हम उसे log यूज करके कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं, आप समझना 2 का स्क्वायर, तो आप बता दोगे भाई ये 4 हो जाएगा। मैं बोलूं 3 का स्क्वायर, तो आप बता दोगे ये 9 हो जाएगा। या मैंने बोल दिया 3 का क्यूब, तो आपने बोला 27 हो जाएगा। आपने इस तरीके से बता सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपसे बोलूं 2 टू दी पावर 1/5 कितना होगा, तो आप नहीं बता पाए। जिस तरीके से ये हमने फटाफट कर लिया, इसमें इस तरीके से नहीं हो पा रहा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लॉग की हेल्प लेते हैं।
लॉग को यूज करके हम इस 2 टू द पावर 1/5 की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया? तो लॉग क्या होगा, वो भी एक मैथमेटिकल टूल है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आती है, उसको सॉल्व करने के लिए हम लॉग को यूज करते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि लॉग जो है दो तरीके का आपको मिलेगा, फिर मैं इसके आगे इंटीग्रेशन कंटिन्यू कराऊंगा, पहले लॉग थोड़ा समझ लें। लॉग अभी मैं तो आपको फिजिक्स के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मतलब फिजिक्स के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे लॉग आपको केमिस्ट्री में भी मिलेगा, 11th-12th क्लास में लॉग पर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या होगा, लॉग में बेस में ई लिखा है और एक्स, इसको हम नेचुरल लॉग बोलते हैं। इसकी कोई टेबल बुक नहीं होती, मतलब कहते हैं लॉग टेबल लाएंगे, लॉग टेबल में वैल्यू देखेंगे, इसकी कोई लॉग टेबल नहीं होती। तो बात ये आती है कि अगर लॉग बेस ई है, उसकी टेबल नहीं है, तो हम उसे फिर सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि बिना लॉग टेबल के हम लॉग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, इसकी टेबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस लॉग बेस ई एक्स को हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। समझना, बेस 10 जिसके यहाँ ई के प्लेस पे 10 लगा होता है उसको बोलते हैं लॉग बेस 10, उसकी टेबल बुक होती है। जो लॉग टेबल आप देखते हो, आपने बुक्स में देखा होगा, लास्ट में बनी होती है लॉग टेबल बुक भी आती है, वो बेस 10 वाली होती है। तो हमने क्या करना है, बहुत आसान तरीका, एक वैल्यू याद कर लेना है 2.303, ये वैल्यू याद कर लेना है। इस वैल्यू से इसको जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, समझना इसको, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बेस 10 आ जाएगा। यानी कि आप इसको लॉग बेस ई एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, 2.303, ई हटा दिया, 10 लगा दिया, एक्स को एज इट इज रखा। अब इसकी वैल्यू देख लेंगे, जो भी एक्स के अकॉर्डिंग जो भी एक्स होगा, और उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये जो होता है लॉग बेस्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। इसको क्या बोलते हैं, कॉमन लॉग, और इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग। इसकी टेबल बुक होती है, तो हम इस नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में कन्वर्ट कर लेते हैं। तरीका बता दिया, 2.303 जैसे मैंने बोला ऐसे लिखा है, लॉग ई 2 टू द पावर 1/5। तो हमने क्या किया, यहां लिखा 2.303 लॉग बेस 10 2 टू द पावर 1/5, इस तरीके। बात समझ में आया? हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे, वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो यहां पर बेस ही था, यहां पर हमने क्या कर दिया, बेस 10 कर दिया। उसके लिए हमने 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मैंने कुछ थोड़ा सा आइडिया दे दिया लॉग का। अब 3 फॉर्मूले देखे लॉग के। अगर ऐसा लिखा है कि लॉग m टू दी पावर n, अब देखो यहां मैंने बेस में ना तो e लिखा है ना बेस 10 लिखा है, इसका मतलब लॉग बेस e होगा, उसके लिए भी यही फॉर्मूला है, और बेस 10 लगा दूं उसके लिए भी यही फॉर्मूला है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जो पावर है उसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे ऐसे n और log m, इस तरीके से हम लिखेंगे। यानी कि जो m की पावर थी उसे इधर लिख दिया मल्टीप्लाई में और log m कर दिया। अब दूसरा फॉर्मूला देखें, log m इंटू n, अगर ऐसा लिखा है तब क्या करेंगे, लिखेंगे log m प्लस log n। यानी कि m इंटू n लिखा है log, तो उसको हम स्प्लिट करके log m प्लस log n कर देंगे। तीसरा देखिए, log m अपॉन n, अगर ऐसा दे रखा है एक्सप्रेशन तो हम उसे लिखेंगे log m माइनस log n। इतना है समझ में? अब हम करेंगे
क्वेश्चंस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के कर चुके, अब डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। उसके बाद मैं आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके क्वेश्चन और कराऊंगा। देखो अभी आपने जो क्वेश्चन किया था इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में, जैसे लिखा था x स्क्वायर dx फॉर एग्जांपल, इसमें लिमिट नहीं लगी है तो ये हमारा इनडेफिनेट कहलाता है। अभी आप ये मान लो कि इनडेफिनेट ही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x जो पावर है उसमें 1 ऐड हो जाएगा, यानी 2 + 1 3/3 प्लस c। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है इसमें मैंने लिमिट लगा दी, यहां लगा दिया 0 और यहां लगा दिया 2। इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं हम अपर लिमिट। अब आप ये देखें कि जब ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, और एक चीज ये बता दूं आपको, ऐसा नहीं कि हमेशा लोअर लिमिट कम होगी अपर लिमिट ज्यादा होगी, लोअर लिमिट भी ज्यादा हो सकती है अपर लिमिट कम हो सकती है, वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा। अब जब लिमिट लगी है तो हमें पहला काम तो ये करना है, हमें सी नहीं लिखना है, सी नहीं लिखना है। यहां हमें लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, यहां हमें लगाना है स्क्वायर ब्रैकेट, और जो नीचे लिमिट लगी है उसे नीचे लगा दो, जो ऊपर लगी है उसे ऊपर लिख दो। अब क्या करना है, देखो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर आप देखो तो ये 3 कांस्टेंट है, ये डिनोमिनेटर में 3, ये कांस्टेंट है, बस x वेरिएबल है, तो जो वेरिएबल है उसकी जगह लिमिट लगाएंगे। तो इस x की जगह मैं 2 लिख दूंगा। जब मैंने इस x के प्लेस पे 2 लिखा तो x के ऊपर क्यूब लगा हुआ है यानी कि पावर 3, तो मैंने 3 को एज इट इज लिख दिया। फिर माइनस लगाया, माइनस कहाँ से आया, फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर, इसके प्लेस पर अपर लिमिट लगाया, फिर माइनस लगाया, फिर इस x के प्लेस पर लोअर लिमिट 0, क्यूब है तो क्यूब अपॉन 3। देखो 0 का क्यूब करोगे वो 0 ही रहेगा, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको समझ में आए। तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 2 या 4 2 या 8/3, ये हो गया। ये हमारा हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन जिसमें लिमिट भी लगी हुई है। तो आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है। जैसे हम सिंपल इंटीग्रेशन कर रहे थे, इनडेफिनेट वही करना, बस लिमिट लगा देना इसमें। नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/v dv, यहां लोअर लिमिट लगी है v1 और अपर लिमिट लगी है v2। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला बताया आपको, 1/v dv लिखा है, यानी कि आप v को अगर ऊपर ले जाओगे, बात समझना, अगर आप इसको ऐसे लिखते हो, v1 ये अपर लिमिट है, v2 दी पावर -1 dv। अगर हम इस v को ऊपर ले जाएं तो इस तरीके का एक्सप्रेशन बन जाएगा। और जब इस तरीके का x2 दी पावर -1 होती है, x के प्लेस पर हमारा v हो गया और पावर -1, तो हम ये फॉर्मूला x2 दी पावर n वाला dx ये नहीं लगाते, यानी कि x की पावर n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करते। अब इसमें लिमिट नहीं है तो c लगा देंगे, और अगर लिमिट लगा तो c नहीं लगाएंगे। तो यहां पर हमने जब ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया तो बताया था कि n की वैल्यू नॉट इक्वल टू -1, यानी कि -1 नहीं होना चाहिए, -2 -3 -4 कुछ भी हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, बट -1 होगी तब आप नहीं यूज करें। तो जब -1 होगी तो क्या करेंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला बताया कि आपको क्या करना है, लॉग लिख देना है, बेस में ई लगा देना है, और जो भी यहाँ पर अपॉन में लिखा है 1 के अपॉन, वो पूरा यहाँ पर लॉग के आगे लिख देना है। अगर x लिखा है तो x लिख देना है, v लिखा है तो v लिख देना है, t लिखा है तो t लिख देना है, t - t0 लिखा है तो वो t - t0 लिख देना। जो भी है यहाँ पर लिखा होगा वो आपको यहाँ लिख देना लॉग के। फिर यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, और ये जो नीचे लिमिट लगी है ये हमने लिख दिया v1, और ऊपर लिमिट लगी है अपर लिमिट v2। अब इसमें क्या करना है, log e, इस v के प्लेस पर हमने लिखा v2 माइनस log इस v के प्लेस पे लिखा हमने v1, ये हो।
इतना समझ में आया? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसके प्लेस पर पहले अपर लिमिट लगाया V2, फिर माइनस फॉर्मूले का लगाया इस V के प्लेस पर लोअर लिमिट, तो V1 हो गया। अब अभी आपको लॉग के फॉर्मूले बताए थे, तो आपने देखा कि एक फॉर्मूला आपको इस तरीके से बताया गया कि log m अपॉन n अगर लिखा है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं? log m माइनस log n, यानी कि जो ऊपर लिखा है उसको हम पहले लिखेंगे और जो डिनोमिनेटर में लिखा है माइनस लगा के फिर log n कर देंगे। तो यही हम यहाँ फॉर्मूला यूज करेंगे। तो हम क्या कर लिख सकते हैं इसको? log V2 अपॉन V1। बात समझ में आया? ओके। साइन ऑफ इंटीग्रेशन g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन x स्क्वायर dx। यहाँ लोअर लिमिट है r, अपर लिमिट है इन्फिनिटी। इसमें g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल M एक ऑब्जेक्ट का मास है, स्मॉल m दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है। तो ये कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m ये कांस्टेंट हो गया, और x जो है कैपिटल M और स्मॉल m जो दो ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच का डिस्टेंस है। अब इसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे? इसमें जो कांस्टेंट है उसे हमने बाहर ले लिया, साइन लगाया इंटीग्रेशन का, नीचे r लोअर लिमिट, ऊपर इन्फिनिटी, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m साइन ऑफ इंटीग्रेशन r यहाँ इन्फिनिटी x टू दी पावर माइनस 2 dx। x को नीचे से ऊपर ले गए तो x की पावर माइनस 2 हो गया। g कैपिटल M स्मॉल m फॉर्मूला लगा देना है x टू दी पावर n वाला, यानी कि x की पावर जो भी है उसमें 1 ऐड कर देना है। ये हमने क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर -1 नहीं है, इसीलिए हम कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं? इंटीग्रेशन ऑफ x टू दी पावर n dx। बात समझना, यहाँ पर x टू दी पावर n dx की फॉर्म में कोई एक्सप्रेशन दे रखा था, हम क्या कर देते हैं? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला रहता हमारा। लिमिट नहीं लगा है प्लस c कर देंगे, लिमिट लगा हो c नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखो हम क्या कर रहे हैं? -2 लगा है, इसीलिए हम -2 प्लस 1 कर रहे हैं। अगर -1 लगा होता तो फिर हम इसको x टू दी पावर -1 प्लस 1 नहीं करते, फिर हम सीधा लॉग वाला फॉर्मूला लगाते। समझ आया? और पूरी पावर को नीचे लिख देना है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और लिमिट लगा देना है r से इन्फिनिटी। g कैपिटल M स्मॉल m x की पावर -1 हो जाएगी और नीचे -1 आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट नीचे r ऊपर इन्फिनिटी। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे g कैपिटल M स्मॉल m x टू दी पावर -1 है, इसे हम डिनोमिनेटर में लिख देंगे, यानी कि अभी x जो है वो न्यूमरेटर की पोजीशन पर है। हम जब इसे नीचे लिखेंगे तो x की पावर तो 1 ही रहेगी, लेकिन माइनस की जगह प्लस में हो जाएगी। और ये जो माइनस है, इस माइनस को मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस माइनस को मैंने यहाँ लिख दिया, क्योंकि आप देख रहे हो ब्रैकेट लगा हुआ है। GM -1 डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो ये माइनस कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। और ऊपर हमारा आ जाएगा 1, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, नीचे r और ये इन्फिनिटी, -g कैपिटल M स्मॉल m। अब क्या करेंगे? इस x के प्लेस पर अपर लिमिट लगाएंगे, माइनस इसके प्लेस पर लोअर लिमिट लगाएंगे, ये हो गया -g कैपिटल M
स्मॉल एम। अब देखो 1 अपॉन इन्फिनिटी है, 0 हो जाएगा। कोई भी नंबर हो 1 की, अगर 2 3 4 5 6 7 कुछ भी, कोई भी नंबर होगा उसे इन्फिनिटी से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा। -1 अपॉन आर। अब क्या करना है, इस माइनस को बाहर ले आएंगे, या ये बोल दो इस माइनस से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। ये आर इसके नीचे इसलिए आ जाएगा क्योंकि ब्रैकेट लगाया, यानी कि 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन आर इस माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम के साथ मल्टीप्लाई में, क्योंकि ब्रैकेट लगा ना तो मल्टीप्लाई में, इसलिए ये जो है आर यहां पर नीचे आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ओके, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x क्यूब dx। अब मैंने लिख दिया 2 यहां लगा दिया, यहां 1 लगा दिया, नीचे लोअर लिमिट 2 हो गया, अपर लिमिट 1 हो गया। क्या करेंगे, x के ऊपर पावर कितना है 3, तो इस 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और पूरी पावर नीचे लिख देंगे 4। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, नीचे 2 लिखेंगे, ऊपर 1। अब देखो ये कांस्टेंट 4, ये कांस्टेंट, ये x वेरिएबल है, x के प्लेस पर अपर लिमिट लिखूंगा 1 और x के ऊपर 4 लिखा है तो 4 माइनस फॉर्मूले का लगाया, x के प्लेस पर 2 लिख दिया और जो पावर लगी वही लिख दिया। क्या बोलते हैं, इसके प्लेस पर पहले अपर लिमिट माइनस लगाया, फिर इसके प्लेस पर लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया तो कितना आ जाएगा, 1 की पावर 4 है 1 आ जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16 हो गया, अपॉन 4 आ गया, तो ये आ गया -15 अपॉन 4। ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। ये आपका हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट लगाए तो सी हम नहीं लगाते, अभी मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक एक फॉर्मूला लिखवाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा। पहले मैं आपको एक जनरल आइडिया दे दे रहा हूं, ठीक है, नोट कर लिया। अब इधर देखो बच्चों, एक डाउट बच्चों को आ रहा होगा, जिन बच्चों ने अगर वो कर लिया है डिफरेंशिएशन तो उनको समझ में आएगा। इसमें अभी मैंने कहा कि जब ये हम बिना लिमिट का इंटीग्रेशन करते हैं, यानी कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं, तो उसमें सी आ जाता है। तो सी क्यों आता है उसको देखो मैं बता देता हूं। और लिमिट में इंटीग्रेट करते तो सी नहीं आता है। देखो बच्चों, जैसे मैंने लिखा है y इक्वल्स टू, समझना, 3x स्क्वायर, ये कोई फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अब आपने क्या किया, इसे किया डिफरेंशिएट, समझना बात को, dy ओवर dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, d ओवर dx 3x स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया, dy ओवर dx। इसका डिफरेंशिएशन हो गया, यहाँ पे 3 बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा जब वो वेरिएबल के साथ होगा, और x स्क्वायर, तो ये फाइनली आ गया 3। जो पावर होती है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, यानी नीचे लिख दिया और x और पावर में से 1 माइनस कर दिया, तो ये हो गया आपका 3 2 जा 6, x 2 माइनस 1 हो जाएगा, dy ओवर dx। यानी कि इस फंक्शन को आपने जब डिफरेंशिएट करा तो आपका ये आ गया 6x। अब हमने क्या बोला, हम बोलते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है या इनवर्स प्रोसेस। तो रिवर्स प्रोसेस को थोड़ा समझना है। हम ये बोलेंगे कि हमने एक ये फंक्शन लिया, उसे डिफरेंशिएट करा तो ये आ गया। अब हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम इसे इंटीग्रेट कर दें इस पूरे को तो हमारा फिर यही आ जाएगा। जो हम बोल रहे हैं, एक फंक्शन लिया, ये हो गया फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करा, ये आ गया, अगर इसे इंटीग्रेट कर दें तो फिर यही आ गया। तभी तो बोल रहे हैं एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स का मतलब फिर यहीं पर आ जाएगा। अब इसे देखो कैसे। अब मैंने लिखा यहां पे dy इक्वल्स टू 6x
dx। समझना, मैं इस dx को राइट हैंड साइड लेके चला गया, dy को लेफ्ट हैंड साइड रहने दिया, तो राइट हैंड साइड क्या आ गया 6x और dx ये, अब मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया तो ये हो गया dy, इंटीग्रेशन का साइन लगाया 6x dx, बिना लिमिट का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम अभी, यानी कि इनडेफिनेट। dy का इंटीग्रेशन होता है y, समझना, dy का y, dx का x, dl का l, dt का t, df का f, सो ऑन। 6 को बाहर लिख दिया, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx हो गया बच्चों 6, x dx का हो गया x स्क्वायर अपॉन 2। भाई इस पे x पे कोई पावर नहीं लगी तो 1 है, तो 1 में 1 ऐड करोगे तो कितना जाएगा 2, और पूरी पावर को नीचे लिख देना है। समझ आया? तो ये लिख दिया हमने इस तरीके से 6x स्क्वायर अपॉन 2 आ गया। अब इसको इससे मैं काट देता तो ये y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। अभी आप ये समझें कि मैंने क्या किया, यहां पर एक फंक्शन लिया, उसको डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट करके जो आया उसे इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया तो देखो क्या आया, ये ध्यान से देखना, ये और ये सेम आ गया नहीं आ गया? ठीक। अब हम क्या करते हैं, यहां पर एक प्लस सी लगाते हैं। अब इस सी का लॉजिक समझना आप, यहां पे प्लस सी लगाते हैं, यहां भी प्लस सी लगाएंगे आंसर में। अभी हमने मान लो प्लस सी नहीं लगाया, अब इसका लॉजिक अभी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। हमने सी नहीं लगाया, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब मान लो ये जो हमारी हमने फंक्शन लिया, ये जो है इसमें +7 कर दिया। अगर मैं आपको कह रहा हूं, मैंने ये दूसरा क्वेश्चन दे दिया, पहला वाला तो जो था वो आपको समझ में आ गया 3x स्क्वायर था, इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन में इसमें +7 और है। यानी अब मेरा क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन मान लो कि y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर +7 लिखा है, तब इसको डिफरेंशिएट करके क्या आएगा, तो इसको तो डिफरेंशिएट करके यही आएगा, इसके आगे ये टर्म आ जाएगा d/dx और 7, और इस 7 ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब फिर यही आएगा, यानी कि आप इस फंक्शन को y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 7 को डिफरेंशिएट करोगे तब भी यही आएगा, और 7 नहीं था तब भी यही आ रहा था। ठीक। अब हमने बोला कि इस फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट करा, ये आ गया। अब हमने इसी को फिर से इंटीग्रेट कर दिया। जब हमने इसको इंटीग्रेट करा तो हमारा तो y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर आया। अब 7 तो आया नहीं, बात समझना है, 7 किधर आ रहा है? अब इसमें 7, यहां पर देखो 7 जब हमने इस टर्म को यानी कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके ये लेके आए, इसे बोलते हैं डेरिवेटिव है, ये इसको ड्राइव करके लाए। इस डेरिवेटिव को दोबारा से जब इंटीग्रेट किया तो हमारा रिवर्स होकर ये आया है 3x स्क्वायर। इंटीग्रेट करने पर ये तो आ गया, पर 7 नहीं आया। क्यों 7 नहीं आया? क्योंकि 7 जो था कांस्टेंट था, वो डिफरेंशिएशन के टाइम में 0 हो गया था, डिफरेंशिएशन के टाइम में वो 0 हो गया। तो हमने क्या किया, जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने के बाद जब ये टर्म आती था हम प्लस सी लगा देते हैं। प्लस सी इसलिए लगाते हैं, हम कहते हैं कि अगर कोई कांस्टेंट इस फंक्शन में रहा होगा, ये जो इक्वेशन इसमें रहा होगा, तो डिफरेंशिएशन के टाइम में वो तो 0 हो गया होगा। तो वो 0 हो गया होगा तो वो जो भी होगा वो कांस्टेंट, उसके लिए हम सी लगा देते हैं, उसकी याद में सी लगाते हैं। आप ये समझ सकते हैं, जो डिफरेंशिएशन के टाइम में 0 हो गया, कट गया, खत्म हो गया, उसकी याद में लगा दिया सी। अब ये सी क्या हो सकता है, ये सी की वैल्यू 0 भी हो सकती है। जैसे पहले यहां पर 7 था ही नहीं, तब भी हमने सी लगाया था, तो इसका मतलब 7 नहीं होगा तो क्या होगा, इसका मतलब कुछ नहीं का मतलब 0, तो हम बोलेंगे सी की वैल्यू 0। और अगर कोई नंबर है तो वो इसके प्लेस पर आ जाए, तो इसलिए हम फाइनल आंसर में भी सी लगा देते हैं। ये उस कांस्टेंट की याद में लगता है जो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के टाइम में 0 हो गया, और जब हमने इस टर्म को दोबारा इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट करने पर वो जो कांस्टेंट 0 हो गया वो यहाँ पर नहीं आ पाया वापस, तो उसकी याद में लगा दिया।
तो इस c की वैल्यू ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, इसकी 0 भी हो सकती। तो इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम उस कांस्टेंट की बात कर रहे हैं कि जो डिफरेंशिएशन के टाइम में 0 हो गया, उसकी याद में हमने c को लगा दिया। बात समझ में आ गई? ठीक, नोट कर लिया? ओके। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बताऊंगा और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा। मैंने तो अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी पर ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। फॉर्मूला ऊपर ये लिखा हुआ है। बात समझ में आ गया? ये हमारा ये तो लिखा हुआ है, बस ये फॉर्मूला लगेगा। n की कोई भी वैल्यू हो, बस इसको छोड़कर हर जगह ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हो जाएगा। इतना समझ में आया? ठीक। अब देखें दूसरा फॉर्मूला, और उसे कैसे करेंगे। सेकंड फॉर्मूला है साइन ऑफ इंटीग्रेशन ax प्लस b टू द पावर n dx। अगर बच्चों को ऐसा एक्सप्रेशन दे रखा है तब उसे क्या करेंगे, या इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, इसमें सिर्फ x था अकेला, उस पर पावर लगी थी। कोई वेरिएबल था x, कोई वेरिएबल, उस पर कोई पावर लगी थी। n कुछ भी हो सकता है ना, कोई वैल्यू। पर यहां पर क्या है, x की जगह पर a भी है, x तो है ही, साथ में प्लस b भी है, और फिर पावर लगी। तब क्या करेंगे, पहले तो हम ऐसे लिखेंगे इसको ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इतना तो हम सेम कर देंगे, यानी कि बिल्कुल ऐसे ही कर दिया हमने। इस पूरे को x मान लिया, अभी समझना, x मान लिया, x मान लिया तो इसको ये x हो गया, इस पे जो पावर थी उसमें 1 ऐड कर दिया और पूरी पावर को नीचे रख दिया। लेकिन इसमें एक काम और करना कि पूरा x तो है नहीं, क्योंकि अकेला x कहाँ है, इसमें तो ये a भी है, b भी प्रेजेंट है, और यहाँ प्लस का साइन भी है। तो हम क्या करते हैं, जिस पर ये पावर लगी थी उसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, यानी d ओवर dx। इस बेस को एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं, समझना बात। तो अब हमारा क्या रहेगा, ये हमारा रहेगा ax प्लस b, और ये तो पावर ऐसी रहेगा n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब ये इसमें दो टर्म है, एक ax है एक b है, तो इसको दोनों को अलग अलग अगर हम कर लें, d ओवर dx, ax प्लस d ओवर dx, और ये b हो गया। बात समझ में आया? उसके बाद क्या होगा, ax प्लस b और इसकी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसमें देखो a कांस्टेंट, देखो a b c कहीं दे रखा हो तो आपको उसे कांस्टेंट समझना, अगर कुछ नहीं बोला है। a b c कांस्टेंट, अल्फा बीटा गामा कांस्टेंट, ये मैं बता दूं पहले, a दे रखा है, b c ये, और अल्फा बीटा गामा। अगर ये कुछ नहीं बोला है तो हमारे लिए क्या रहेंगे, कांस्टेंट। और एक्स वाई जेड तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो वेरिएबल होते ही। हाँ वो बात है, अगर कहीं किसको क्वेश्चन में दे रखा है कि ए है वो वेरिएबल है, बी है वेरिएबल है, तो कोई बात नहीं। अगर कुछ नहीं दे रखा है तो आप उसे कांस्टेंट ही लेना है। तो भाई हमारा ए और एक्स है, तो एक्स वेरिएबल, ए कांस्टेंट, तो ए को हमने पहले लिख लिया डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, देखो इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो उससे पहले डिफरेंशिएशन जरूर आना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन तो हो रहा है, साथ में डिफरेंशिएशन भी यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने नीचे लिखा डी ओवर डी एक्स, तो हम ए एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं इस एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इंटीग्रेशन करने से पहले आप डिफरेंशिएशन करें, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करें, तो आपको अच्छे से आएगा इंटीग्रेशन। तो ए एक्स का हमें डिफरेंशिएशन करना, ए को पहले लिख लिया डी ओवर डी एक्स से और बचा एक्स,
और भाई ये बता दिया b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 और dx ओवर dx 1 हो जाता है, तो क्या बचेगा? तो आपका बचेगा ax प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और a, ये हो। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इस तरीके का ये एक्सप्रेशन अगर दे रखा है तो उसके आगे ऐसा लिखा होगा, डायरेक्टली लिखा होगा ax प्लस b n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो a, ये ऐसा लिखा होता फॉर्मूला। तो आपको ही समझ में आ जाएगा ये आ कैसे गया भाई, इसको ऐसे लिख दिया। तो मैंने उस फॉर्मूले को भी आपको करके दिखा दिया कि किस तरीके से इस ऐसा एक्सप्रेशन जब इस तरीके से लिख देंगे तो कैसे ये आएगा। अब इसको क्वेश्चन भी कराएंगे, आप नोट कर लें, नोट करें फटाफट, नोट कर लिया? गुड। अब देखो ये जो मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया इसी पर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। अब हर फॉर्मूला बताते जाएंगे, उस पर क्वेश्चन कराते जाएंगे। आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखते रहें, लास्ट तक आपका डिफरेंशिएशन क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा नहीं इकट्ठा सारे फार्मूले एक साथ चालू कर देने, एक एक फार्मूला और उस पर बेस्ड क्वेश्चन। टू एक्स माइनस 3 की पावर 2 दे रखा है, इसको हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना। अब आप समझना, देखो ये पूरा टर्म x तो है नहीं, इस x टू दी पावर n, अगर हम बात करें इसमें 2x है माइनस है 3 यानी कि x की जगह पूरा टर्म। तो पहले तो आप इस पूरे को x मान लो, तो क्या करेंगे हम, समझना, इसको हम यहां पर ये करेंगे कि 2x माइनस 3 जो बेस था उसको एज इट इज लिखा, पावर में 1 ऐड कर दिया, पावर में 1 ऐड कर दिया, और पूरी पावर को नीचे 2 प्लस 1, तो कितना जगह मैं 3 लिख देता हूं, थोड़ा शॉर्ट हो जाए, 2 प्लस 1 3 हो। और इस बेस को एक बार और डिफरेंशिएट करना है, d ओवर dx, 2x माइनस 3, ये हो गया। अब बहुत आसान है, ये देखो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 और इसका हो जाएगा क्यूब और अपॉन 3। इसको बहुत आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, d ओवर dx, 2x माइनस d ओवर dx 3। देखो जब आप क्वेश्चन करोगे तो मैं भी बता दे रहा हूँ आपको, ऐसे करके इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। अब डायरेक्टली कर सकते हो, मैं वो डायरेक्टली कैसे होगा वो भी बताऊंगा। 2x माइनस 3 का क्यूब और ये हो गया 3। अब यहाँ क्या जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये dx ओवर dx हो जाएगा, और ये 3 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3 का क्यूब अपॉन 3 ये है, dx ओवर dx 1 हो गया, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 हो गया, ये आंसर है। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो अभी फॉर्मूला क्या लिखाया हमने, ax माइनस b की पावर n dx, तो कहा इसको क्या करना है, इसको लिख देना है ax माइनस b की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, और इसमें एक a कांस्टेंट है, एक b कांस्टेंट है, इस b वाले को तो छोड़ दो, इस b वाले को छोड़ दो, चाहे प्लस का b हो या माइनस का b, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ प्लस हो या माइनस, इसको छोड़ दो। जो इस वेरिएबल x के साथ कांस्टेंट है उसी को लिख दो नीचे। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, क्वेश्चन को देखो। इस क्वेश्चन में आपने क्या करा, पहले यहां पर ये क्वेश्चन था, इसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग समझना है। इसको हमने एज इट इज लिखा और इस पे पावर जो भी आ रही है 1 ऐड कर दिया, तो क्या हुआ 2x माइनस 3, यहाँ पावर 2 थी तो हमने क्या कर दिया 3 कर दिया, और पूरी पावर को मान लो मैं इसको दोबारा से करके दिखा देता हूँ यहाँ पर, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। डायरेक्ट इसको मैं डायरेक्ट करके दिखा दे रहा हूँ, मैं लिख देता हूँ 2x माइनस 3, जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो 3 हो जाएगा, पूरी पावर को नीचे लिख दो
इतना हो गया। और इस बेस में देखो कांस्टेंट किस वेरिएबल के साथ है, ये तो 3 अलग है कांस्टेंट, चाहे प्लस हो माइनस हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको देखो x के साथ ये 2 वेरिएबल है, बस इसको 2 लिख देना यहां पे इंटू 2 हो गया। वो और ये देखो आंसर सेम है नहीं। तो आप इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको इस तरीके से पूरा करना। फिजिक्स में आएगा आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, मैथ्स में थोड़ी कर रहे हो। समझ आया? नोट कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस 2x ये dx। अब क्या करना है, सबसे पहले तो हमें इसे x टू दी पावर n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस 2x, इसकी पावर लिख दिया 1 अपॉन 2, क्योंकि रूट हटा दिया 1/2 लिख दिया। रूट हटा के 1/2 लिख सकते हैं पावर में। इसको नीचे से ऊपर लिखेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस 2x, 1 माइनस 2x, और इसकी पावर हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 2 और dx। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 1 माइनस 2x एज इट इज लिखा, और जो पावर है उसमें 1 ऐड कर दो, यानी कि 1 अपॉन 2 प्लस 1 कर दो, और पूरी पावर को, ये माइनस का है, पूरी पावर को डिनोमिनेटर में लिख दो, यानी कि माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 लिख दिया। इस पूरे को आपने x मान लिया, इसको एज इट इज लिखा, जो इसकी पावर थी उसे भी एज इट इज लिखा, उसे 1 ऐड करा और पूरी पावर को नीचे लिख दिया। बस एक काम और करना है, इस जिस पर पावर लगी वो जो बेस है उसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है, एक बार और डिफरेंशिएट करना। अब इधर देखो, इसमें क्या है, इसमें इन दोनों में ये 2 जो है इस वेरिएबल के साथ है तो ये 2 आएगा। बस डिफरेंस ये है कि अगर ये 2 माइनस 2x लिखा है तो माइनस का 2 आ जाएगा। देखो कैसे कर रहे हैं, मैं इसलिए इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं। आपने लिखा 1 माइनस 2x माइनस 1/2 प्लस 1, तो 1 में से हाफ माइनस करेंगे तो प्लस का 1/2 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पर भी प्लस का 1/2 आ जाएगा। ये हो जाएगा d ओवर dx, 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे माइनस d ओवर dx 2x का। उसके बाद क्या करेंगे, इसको हम रूट में लिख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि 1/2 लिखा है पावर में। 1/2 ये 2 ऊपर चला जाएगा, इस 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 माइनस, इसमें क्या करेंगे 2 को पहले लिख लेंगे dx ओवर dx। एक एक स्टेप करके बता रहा हूं। 2 1 माइनस 2x अपॉन 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या आ गया 1 माइनस 2x रूट के अंदर। तो इसे नोट करें, इसे नोट कर ले, और यहाँ पर जो माइनस है ये माइनस यहाँ आ जाएगा। 2 एज इट इज dx ओवर dx 1 हो गया, माइनस डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का माइनस हमने यहाँ लगा दिया, और नोट कर लो। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन 3x माइनस 2 टू दी पावर 3 अपॉन 4 dx दे रखा है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो पहले हम इसको इंटीग्रेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे कि इसका इंटीग्रेशन हो जाए 3x माइनस 2 की पावर माइनस 3 अपॉन 4 dx, x टू दी पावर n की फॉर्म में कर लिया, इसको पूरे को x मान लिया अगर, तो ये x हो गया, n हो गया। अब इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2, जो पावर है उसे ऐसी रहने देंगे 3 अपॉन 4 प्लस 1, और पूरी पावर को नीचे लिख देंगे 3 अपॉन 4 प्लस 1,
और डिफरेंशिएट कर देंगे डी ओवर डी एक्स किसे, बेस को, 3x माइनस 2, जिस पर ये पावर लगी उसे डिफरेंशिएट कर देंगे। अब क्या करना है, पहले हम ये देख लेते हैं, इसको सॉल्व करके कितना आएगा, -3/4 + 1। इसको सॉल्व करके कितना है, एलसीएम ले लिया 4, तो -3 और +4, तो ये आ गया 1/4। तो इसको सॉल्व करके 1/4 आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3x माइनस 2 की पावर 1/4 अपॉन 1/4, इसको सॉल्व करके 1/4, 3 को डी ओवर डी एक्स के साइन से पहले लिखा और अंदर लिख दिया dx ओवर dx, और माइनस डी ओवर डी एक्स, ये 2, तो क्या हो जाएगा, ये 3x माइनस 2 की पावर 1/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे रहेगा, ये dx ओवर dx 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो नीचे 3, ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। इसको नोट कर लें, नोट कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट फॉर्मूला देखेंगे, तरीका समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अगर फॉर्मूला लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, तो क्या करना है, उसको सीधा कुछ नहीं, log ex प्लस सी, बात समझ में आया, क्या करेंगे, log ex प्लस सी। एक चीज़ ध्यान रखिए, हर एक इंटीग्रेशन में आपको सी लगाना ही लगाना है। मैं क्वेश्चन करा रहा था, मैं इसमें जो आपको क्वेश्चन करा रहा था उसमें सी नहीं लिख रहा था, मगर आपको समझ, बिना लिमिट वाला जो भी आप क्वेश्चन करेंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, उसमें लास्ट में आप सी आपको लगाना ही लगाना है, ये आप ध्यान रखें। अब क्या करना है यहाँ पर, ये तो हमने डायरेक्ट फार्मूला हो गया। एक दूसरा फार्मूला देखें, dx अपॉन ax प्लस b। इस तरीके से अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा है तो हम क्या करेंगे, तो हम ये करेंगे, हम लिखेंगे log बेस ई, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको यहाँ पे लिख देंगे ax प्लस b, और एक बार इस जो ये डिनोमिनेटर में ax प्लस b लिखा है इसे डिफरेंशिएट करेंगे नीचे लिखकर d ओवर dx, ax प्लस b, ऐसा करेंगे। अब ये लग रहा है कि भाई अगर इसमें ऐसा करा तो इसमें क्यों नहीं करा ऐसा, बच्चों आप ध्यान रखना, इसमें भी करा ऐसा, इसमें करा है, लेकिन अगर आप खुद सोच लो कि हमने इस जो डिनोमिनेटर में लिखा उसे तो log ही x कर दिया, इस जो ये लिखा उसके log के आगे लिख देना है। ऐसे ही हमने यहाँ dx ओवर ax प्लस b लिखा, तो यहाँ क्या कहते हैं log ही, और यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में ax प्लस b लिखा था log के आगे लिख दिया। लेकिन लग रहा है इसमें ये टर्म एक्स्ट्रा आ गया, पर इसमें नहीं था, इसमें भी था बच्चों, समझने। अगर मैं इसको ऐसे करके इस x को लिखता मैं dx ओवर dx, तो ये dx ओवर dx तो 1 हो जाता, इसलिए हमने इसको लिखा ही नहीं। पर यहाँ पर इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये 1 नहीं आएगा, बात समझ में आ रहा है, ये 1 नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ऐसे log e ax प्लस b अपॉन, इसको अलग करना है, इसको अलग करना है, तो क्या हो जाएगा, देखो d ओवर dx ax प्लस d ओवर dx b। अब ये ऊपर का तो ऐसे ही रहेगा। एक चीज़ ध्यान रखना, जब एक बार हमने यहाँ पर किसी को इंटीग्रेट करेंगे तो उसके बाद अगर लिमिट नहीं लगी होगी तो आप ये याद रखें, हर क्वेश्चन में बिना लिमिट वाले में सी ज़रूर लगाएंगे। मैं तो फॉर्मूला बता रहा हूँ, फाइनली सी लगा देना आपको। तो log e
ए एक्स प्लस बी अपॉन, अब इसमें ए एक्स दे रखा तो मैंने बताया ए एक्स है तो ए तो कांस्टेंट हो गया, ए बी सी कांस्टेंट मानना है, कुछ नहीं दे रखा तो ए लिख दिया, ये हो गया डी एक्स ओवर डी एक्स और प्लस बी क्या कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0, अब ये डी एक्स ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा 1। तो इस पूरे का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा लॉग ई ए एक्स प्लस बी अपॉन ए, ऐसा लिखा होगा, ये इसका इंटीग्रेशन हो। तो ऐसे डायरेक्ट भी लिखा होता है, इस तरीके से फॉर्मूला लिख दिया, डायरेक्ट ये लिख दिया। इस पर बेस क्वेश्चन करेंगे अभी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 3x माइनस 2 dx। देखो कई बच्चों को हो सकता है उन्हें ये लगता हो कि जैसे हम इसे पहले कर रहे थे इसको ऊपर लेके चले जाएं और इस पर इस तरीके से कर लें इंटीग्रेशन का साइन 3x माइनस 2, और इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, और जब -1 इसकी पावर हो जाएगी तो आपको समझना ये फार्मूला x टू दी पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला अब आपका नहीं लग सकता इसमें क्योंकि इसकी पावर -1 है। ये आप पहले क्लियर कर लो। आप इस क्वेश्चन में अगर आप करें आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे, इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो हम कैसे क्या करना है, इसकी पावर -1 होगी तो हम जो लॉग वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, उसको समझना कैसे करेंगे। क्या करना है, बहुत आसान है, सीधा लॉग बेस में लिखा ई और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसको लॉग के आगे लिख दो, हो गया, और अपॉन में डी ओवर डी एक्स, इस ये जो लिखा है 3x माइनस 2 इसे नीचे डिफरेंशिएट कर दो, इसे नीचे डिफरेंशिएट कर दो तो क्या हो जाएगा, ये लॉग ई 3x माइनस 2 अपॉन डी ओवर डी एक्स 3x डी ओवर डी एक्स और ये 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग ई 3x माइनस 2 अपॉन 3 dx ओवर dx माइनस, देखो ये 2 कांस्टेंट है, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और dx ओवर dx 1 हो जाएगा, तो ये लॉग ई 3x माइनस 2 अपॉन 3 आ जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक, इसको नोट कर लें, नोट कर लिया। तो अगर 1 अपॉन में दे रखा है कुछ और उसको उसकी पावर जो है नीचे 1 है तो उसमें लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। नेक्स्ट देखें, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x dx, तो ये फॉर्मूला है जिसका इंटीग्रेशन होता है ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x। तो पहले बता चुका हूँ c सब में लगाना है, आप प्लस c जिसमें लिमिट नहीं लगी उसमें c लगाना है। दूसरा है साइन ऑफ इंटीग्रेशन e टू दी पावर ax प्लस b, इसको क्या करना है हमें, इसको इंटीग्रेट करेंगे e टू दी पावर ax प्लस b और इसकी पावर को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट कर देंगे d ओवर dx और ये ax प्लस b, ये हो। उसके बाद क्या करना है, e टू दी पावर
ax प्लस बी अपॉन, ये क्या हो जाएगा देखो आप, इसमें सिर्फ a ही रह जाएगा क्योंकि dx ओवर dx 1 हो जाएगा और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। तो ये मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए, अब इन पर बेस इन्हें नोट कर ले, फिर इन पर बेस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ e इसकी पावर 3x प्लस 2। ई क्या है, कोई कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, ई कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट के ऊपर ये पावर लगी। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है तो क्या करना है, फॉर्मूला देखो आपके सामने लिखा है, e टू दी पावर 3x प्लस 2 एज इट इज लिख देना है, अपॉन करके इसकी पावर को डिफरेंशिएट कर देना है, d ओवर dx 3x प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, ये e टू दी पावर 3x प्लस 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3 बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा dx ओवर dx, माइनस इस 2 को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको पता है 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 3x प्लस 2 अपॉन 3 आ जाएगा, dx ओवर dx 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। नोट कर लें। नोट कर लिया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2e टू दी पावर 2x ऐसा दे रखा है, क्या करना है, अब ये 2 कांस्टेंट है और ये e टू दी पावर 2x के साथ है, तो हम क्या करेंगे, 2 को तो इंटीग्रेशन के साइन से पहले लिखेंगे e टू दी पावर 2x यहाँ, और इसको हम dx करना है यहाँ पर हमें। तो अब क्या करना है यहाँ पर, 2 इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो देखो आपको पता है e की पावर है तो उसको तो पूरा एज इट इज लिख देंगे, e की पावर 2x, और अपॉन में इस पावर को एक बार आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 2x, तो क्या हो जाएगा 2e टू दी पावर 2x अपॉन 2 पहले आ जाएगा, dx ओवर dx 1 हो जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा e टू दी पावर 2x। ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया, 2e टू दी पावर 2x dx, इसका आपको करना है इंटीग्रेशन, 2 कांस्टेंट है, इसको पहले लिख दिया, e टू दी पावर 2x dx एज इट इज लिख दिया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, e टू दी पावर है तो जो अब e की पावर होती है तो पूरा उस टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं, उसकी पावर को डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करते हैं, d ओवर dx करेंगे इसकी पावर का, न्यूमरेटर एज इट इज 2x का जो हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 बाहर लिखेंगे, dx ओवर dx 1 इसलिए 2 आता है, 2 से 2 कैंसिल हो गई, ठीक है। तो ये पावर वाले करा दिए। अब नोट कर लिया, हर एक में सी लगाना है, ये ध्यान रखना। जैसे अब ये फाइनल आंसर आ गया यहाँ, तो जैसे इंटीग्रेशन का साइन हटेगा आप यहाँ सी सी लगाते हैं ना, प्लस सी, इंटीग्रेशन का साइन हटाने के बाद सी सी ऐसे लगाते हैं, समझ आया बच्चों। कुछ फॉर्मूले देखें, ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स दे रखी हैं जिन्हें आपको इंटीग्रेट करना है। साइन एक्स डी एक्स का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कॉस एक्स आएगा, और साइन ए एक्स डी एक्स का करेंगे तो माइनस कॉस ए एक्स अपॉन ए आएगा, और सी तो लगाना है जिसमें लिमिट नहीं लगा है। कॉस एक्स डी एक्स का साइन एक्स प्लस सी होता है, और कॉस ए एक्स डी एक्स का साइन ए एक्स अपॉन ए होता है। अब देखें इस पर बेस्ड क्वेश्चन देखें, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा लिखा है तो आपको क्या करना है, माइनस कॉस थीटा प्लस सी कर देना। एक्स डी एक्स लिखा है तो आपको यहाँ पर एक्स रखना है, थीटा है डी थीटा है तो यहाँ पर थीटा रखना है। अब सपोज कर लो ऐसा लिखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, तो आपको क्या करना है,
इसका तो माइनस कॉस 2 थीटा हो गया, और आपको डिनोमिनेटर में इस 2 थीटा को फिर से, यानी कि आपको ऐसे लिखना है d/d थीटा 2 थीटा, मतलब इसको आपको डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना है, इस एंगल को इसके रिस्पेक्ट में, d थीटा के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा, अब यहाँ तो 2 बाहर आ जाएगा, d थीटा ओवर d थीटा हो जाएगा, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 हो जाएगा। अब आप एक चीज़ समझें, देखो यहाँ पर अगर x होगा तो dx होगा, थीटा होगा तो d थीटा होगा, उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है नीचे भी। जैसे मैंने क्या किया, लिखा d/d थीटा। अब मैं जैसे एक और क्वेश्चन आपको बताता हूँ। सपोज कर लो ऐसा लिखा है, यहाँ पर लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस का ले लेते एग्जाम, कॉस ओमेगा टी डी टी। अब समझना, अब कॉस के आगे अगर देखें तो एक है ओमेगा, एक है टी, एक है ओमेगा एक टी, इस फॉर्मूले का एग्जाम्पल है। ऐसा नहीं सिर्फ एक्स नहीं है अकेला, यानी कि अगर यहाँ पे सिर्फ टी होता, सिर्फ कॉस टी होता, या जैसे हम बोल रहे थे कॉस थीटा होता, उसकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पर क्या है, इस एंगल की जगह पर ओमेगा भी है और टी भी है, ये एंगल के प्लेस पर, थीटा के प्लेस पर है ओमेगा टी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है कॉस का तो हो गया था साइन, तो पहले तो हमें बिल्कुल एज इट इज साइन ओमेगा टी प्लस सी तो लगाना है इसके आगे, और अपॉन में करके क्या कर दें, साइन ओमेगा टी और अपॉन में इस एंगल को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, ऐसे करेंगे d/dt ओमेगा टी। अब आप बात समझना है कि ओमेगा टी लिखा है ना, तो t के रिस्पेक्ट में, यहाँ dt भी है तो t के रिस्पेक्ट में, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो हमने लिखा साइन ओमेगा टी, ओमेगा जो है वो कांस्टेंट है, ये जो आप क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा, ओमेगा कांस्टेंट है, टाइम तो कभी कांस्टेंट होता ही नहीं, तो dt/dt। तो क्या हो गया, साइन ओमेगा टी ओवर ओमेगा। ये आप एक शॉर्ट तरीका अभी समझो कि जैसे मैं आपको बता दूं, कहीं पर भी जैसे ऐसे लिखा है cos 4 ओमेगा टी dt, तो आप क्या करो, सबसे आसान तरीका बता रहा हूं। पहले तो cos का लिख दो, ये साइन 4 ओमेगा टी, इतना लिखने के बाद नीचे ये डिफरेंशिएट मत करो, इस cos और इस t dt के बीच में जो भी है, यानी कि ये जो कांस्टेंट टर्म है इस एंगल में, जो कांस्टेंट टर्म है उसको बस नीचे लिख दो ऐसे। सबसे आसान तरीका, जैसे इसको देख लो, इसमें मैंने बोला cos ओमेगा टी dt है, अब t तो कांस्टेंट है नहीं, वेरिएबल है, cos और t इसके बीच में क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा ही तो नीचे लिखा है हमने। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या करेंगे कि एक बार आपने इसको cos का कर दिया साइन, उसका एंगल को एक बार डिनोमिनेटर में लिखकर उसको डिफरेंशिएट करें। ये क्लियर हो? तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैंने आपको कराए इंटीग्रेशन पर बेस्ड। एक क्वेश्चन मैं आपको और कराता हूँ इसी इंटीग्रेशन पे बेस्ड लिमिट का क्वेश्चन, यानी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। डेफिनेट इंटीग्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है cos x dx और लिमिट लगी है -π/2 से +π/2। तो आपको पता है cos का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है साइन, सॉरी इसको हटा दो, cos का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x, cos का हो गया साइन x, और यहाँ पे लिमिट लगा देना -π/2 और यहाँ +π/2। उसका क्या करेंगे, साइन इस पाई के प्लेस पर अपर लिमिट π/2 माइनस साइन
इस x के प्लेस पर लोअर लिमिट -π/2, तो लिखा sin π/2 माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा sin π/2। sin π/2 यानी कि sin 90 की वैल्यू होती है 1, ये हो गया 1 तो हो गया 2। आप ये ध्यान रखना इसमें कैसे ये माइनस साइन यहाँ आ गया, साइन में अगर एंगल माइनस का होता है तो ये माइनस यहाँ आ जाता है, यानी कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, और अगर कॉस में अगर ऐसा होता है माइनस थीटा तो ये हो जाता है प्लस कॉस थीटा, यानी कॉस का माइनस यहाँ नहीं आ गई समझ। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।